आदाब नाजरीन, न्यूज 18 उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। हर हफ्ते खास बात तेलंगाना आंध्र में एक मौजू पर हम बहस करते हैं। आज का मौजू है मक्का मस्जिद बम धमाका मामला और एनआईए की खामोशी। साल 2007 में हैदराबाद की मक्का मस्जिद बम धमाका हुआ था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। धमाके के बाद पुलिस फायरिंग में भी 5 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों जख्मी हो गए थे। इस धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने कई अफराद को गिरफ्तार किया। गुज़श्ता साल एनआईए की खुसूसी अदालत ने गिरफ्तार अफराद को बाइज्जत बरी कर दिया था। इसके बाद अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये फाइल बंद हो गई है, जबकि होना तो ये था कि एनआईए इस मामले को आला अदालत से रुजू करे, मगर ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा मरकजी वजारत दाखिला भी इस मामले पर खामोश है। मक्का मस्जिद बम धमाके के मुलजमीन की बरात के फैसले के खिलाफ मरकजी वजारत दाखिला ने इस पर कानूनी राय तो दूर, इस केस के जायजे के लिए कोई इजलास तक तलब करना गवारा नहीं किया। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक जहदकार SQ मसूद ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एनआईए डेस्क को कानून हक मालूमात के तहत खत रवाना किया था, जिसके जवाब में यह इंकशाफ हुआ। पेश एक रिपोर्ट। मक्का मस्जिद बम धमाके के मुकदमे का फैसला गुज़श्ता साल 16 अप्रैल को सुनाया गया था। इस फैसले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मुलजमीन को बाइज्जत बरी कर दिया था और इसके बाद एनआईए ने आला अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की। इस केस से मुताल्लिक हैदराबाद के एक RTI एक्टिविस्ट SQ मसूद ने मरकजी वजारत दाखिला से 4 सवालात किए। क्या मक्का मस्जिद बम धमाके के मुकदमे के फैसले के बाद मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से कोई जायजा इजलास तलब किया गया? इसका जवाब नफी में दिया गया। मरकजी वजारत दाखिला ने एनआईए अदालत के फैसले के बारे में क्या कोई कानूनी राय हासिल की? इसका जवाब भी नफी में दिया गया। एनआईए की खुसूसी अदालत की जानिब से हैदराबाद में मक्का मस्जिद बम धमाके के मुकदमे का फैसला सुनाए जाने के बाद वजारत दाखिला ने एनआईए को कोई खुसूसी हिदायत जारी की? इसका जवाब भी नफी में दिया गया। जज ने एनआईए के वकील से पूछा था कि स्टेट ने अपील क्यों फाइल नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि हमको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी होम अफेयर्स से, तो हम इसकी वजह से हम नहीं कर सके। तब ये सवाल था कि इन्होंने लीगल ओपिनियन लिया था या नहीं। तो हम जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिक्वेस्ट किया कि अगर आपने लीगल ओपिनियन लिया है कि अपील फाइल नहीं करेंगे और किस बेसिस पे नहीं करेंगे, उसकी कॉपी दीजिए, तो उन्होंने रिप्लाई में किया कि हमने कोई लीगल ओपिनियन नहीं लिया है और ना हमने कोई रिव्यू मीटिंग जो ना हमने एनआईए के साथ की है आफ्टर जजमेंट। इतना बड़ा मामला है, एक आतंकवादी टेररिस्ट एक्ट हैदराबाद में हुआ है जिसमें कई लोगों की जान गई, कई लोग जख्मी हुए हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन कितनी सीरियस तरीके से जो ना एनआईए और कर रही है, उस पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ना उन्होंने मीटिंग कॉल की इसको रिव्यू करने के लिए, ना इनके पास इन्वेस्टिगेशन का करंट स्टेटस मौजूद है, ना इनके पास लीगल ओपिनियन है इस केस के ताल्लुक से। 3 एजेंसी जो ना इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती हैं, स्टेट पुलिस करती है, CBI करती है, फिर एनआईए का करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। उसके बावजूद भी जो ना एक मामले में जो ना किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता है, तो नाइंसाफी हमको उम्मीद है जुडिशरी से कि हमको इंसाफ मिलेगा। दरख्वास्त गुजार SQ मसूद ने वजारत दाखिला के एनआईए डेस्क से ये भी सवाल किया कि मक्का मस्जिद बम धमाका की तहकीकात का मौजूदा मौक़िफ़ क्या है, एनआईए इसकी तफसीलात फराहम करे। जवाब दिया गया कि इस ज़िम्न में मरकज में मरकजी वजारत दाखिला के पास कोई तफसीलात दस्तियाब नहीं है। ताहम दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को एनआईए के हवाले किया जा रहा है ताकि इसकी मालूमात हासिल की जा सके। मरकजी वजारत दाखिला के डिप्टी सेक्रेटरी व चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जानिब से ये जवाबात फराहम किए गए। मरकजी वजारत दाखिला को फख्र है कि मुजरिमीन को सजा दिलवाने में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कामयाबी का तनासब 92% है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हासिल करदा मालूमात से अंदाजा होता है कि मक्का मस्जिद बम धमाके के मुकदमे और इसके फैसले के बारे में मरकजी वजारत दाखिला और एनआईए ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान, मीर फिरासत अली वाकरी जो कि तेलंगाना BJP के तर्जुमान हैं, जबकि एक और खास मेहमान SQ मसूद जो कि RTI एक्टिविस्ट हैं। इनसे जानते हैं इस मामले की तफसील। मसूद साहब, RTI के जरिए जवाब मिल गया, इस RTI की कानूनी हैसियत क्या है? इस मामले में क्या कोई गुंजाइश है कि आगे बढ़ा जाए? जी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जब कोई जवाब दिया जाता है कोई भी महकमे से, तो वो मतलब एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है जिसको हम कहीं पे भी चैलेंज कर सकते हैं।
उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसे कहा वैसे कहा। कुछ देर के लिए हमारे जहन में ये भी बात आई थी कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो, सारी इंफॉर्मेशन एनआईए के पास हो, पर हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एनआईए डेस्क के पास ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, इस इंफॉर्मेशन के जरिए क्या इस केस को आगे बढ़ाया जा सकता है, या इसमें जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला उन्हें इंसाफ की उम्मीद अभी भी बाकी है, यह कहा जा सकता है? जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला उन्हें इंसाफ की उम्मीद अभी भी बाकी है, यह कहा जा सकता है? सब इसमें दो तीन चीजें अलग अलग है। एक, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में बनाई गई थी मुंबई टेरर अटैक के बाद जी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो कन्विक्शन रेट है 95% है, बकौल हमारे यूनियन होम मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी। 95% कन्विक्शन रेट आज तक के हिस्ट्री में शायद ही बहुत कम एजेंसीज ने इसको शायद अचीव किया है। इसका मतलब यह है कि एनआईए बहुत ही कमिटमेंट और बहुत ही डेडिकेशन के साथ बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इन केसेस को डील कर रही थी। पर जब हम मक्का मस्जिद, मालेगांव या अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट के केसेस के पास आते हैं तो हमको उस तरीके का कमिटमेंट, डेडिकेशन कहीं नजर नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके कई वजूहात है, मैं आपको बता सकता हूं जी। एक वजह यह थी कि जब हैदराबाद के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 16 अप्रैल 2018 में जजमेंट दिया था जिसमें तमाम अक्यूज को एक्विटल किया गया था, बाइज्जत बरी किया गया था जी। उसके खिलाफ एनआईए ने अपील जाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम इस जजमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, क्योंकि हम जो सवाल जज ने उठाए हैं एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज ने, उसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे एक सवाल है कि इन्वेस्टिगेशन आपकी थी, आपने चार्जशीट फाइल किया है, आपने 8-9 साल जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है। 3 एजेंसीज ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी, स्टेट पुलिस, सीबीआई और एनआईए। उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि हम इसको जो है प्रूव नहीं कर पाएंगे और आप उसकी अपील के लिए नहीं जाते हैं। और अपील के लिए जब आप नहीं जाते हैं तो अच्छा खासा अरसा जो होता है, 16 तारीख को जजमेंट आता है और आप 30 मई को आप डिक्लेयर करते हैं मीडिया में कि हम अपील को जाने वाले नहीं है। और जो 30 दिन का जो अपील का जो टाइम होता है, कोर्ट में पहली अपील करने का जो 30 दिन का टाइम होता है, उसको आप टाल देते हैं किसी वजह से। उसके बाद आप बोलते हैं कि हम जाने वाले नहीं हैं। तो उसी वजह से हमने एनआईए से और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पूछा है कि क्या आपने किसी से लीगल ओपिनियन कॉल की थी? इतना अरसा जो आपने लिया है सोचने समझने के लिए, स्टडी करने के लिए, जो आपने अपील फाइल नहीं करने के लिए, तो आपने लीगल ओपिनियन लिया है क्या? तो उन्होंने कहा हमने कोई लीगल ओपिनियन नहीं लिया। अगर आपने लीगल ओपिनियन नहीं लिया है तो आप 2 दिन, 8 दिन या 10 दिन में आप बता सकते थे कि हम अपील के लिए जाने वाले नहीं हैं, तो मुतासिरीन अपील फाइल कर सकते थे। तो ये जो लंबा गैप है, हम सबको जो ना अपील न करने के बीच जो गैप है और मीडिया के सामने जैसा कि आप बता रहे हैं कि गैप के बाद बताया गया, तो क्या आपको लगता है कि मामला यहाँ कुछ मशकूक है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर ये लोग लीगल ओपिनियन कॉल करते ऑन रिकॉर्ड, किसी सीनियर लॉयर को मटेरियल दिया जाता और स्टडी करके बताता कि जो ना इसमें कोई केस में कोई चैलेंज नहीं कर सकते हम, तो वो एक बात अलग होती, हम कन्विंस हो सकते थे। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई, ना इस पर लीगल ओपिनियन लिया गया, ना इसका करंट स्टेटस की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है, जबकि एक दहशतगर्द वाला मामला है। बिल्कुल, एक मजहबी एक इमारत में मुसलमानों को टारगेट किया गया, 9 लोगों की जान गई और कई लोग जख्मी हुए हैं। एक आतंकवाद वाला मामला है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एनआईए की जो लापरवाही है इतने दिन के बाद डिसाइड करने में बहुत बड़ा सवाल उठाती है। बिल्कुल। फिरासत साहब, आप इस पूरे वाक़े से वाकिफ है, जिस तरह का जजमेंट मक्का मस्जिद मामले को लेकर आया था और जिस जज ने फैसला सुनाया था, और उसके बाद के हालात जिस तरह से मसूद साहब कह रहे हैं, सवाल यह है कि जो लापरवाहियां यहां पर मसूद साहब गिनवा रहे हैं एनआईए की, जो मुतासरीन हैं, जो महलूकीन के लोग हैं जिन्हें उम्मीद थी कि इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल इस मामले को एक तरह से खत्म ही कर दिया गया जिस तरह से ये आरटीआई में सामने बातें आई हैं। अब इंसाफ के लिए क्या किया जाए? इस आरटीआई के जरिए क्या आपकी सरकार के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है? मिनिस्ट्री के अंदर एनआईए अदालत जिस तरीके से अपना जजमेंट दी है, जो भी मुलजमीन थे उसके अंदर जिसको एक्यूटल करार दिया गया है, जिस तरीके से उनको एक्यूटल करार दिया गया, उसी के बाद उसको आगे उनको फर्दर किसी किस्म की लीगल ओपिनियन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी और न ही फर्दर आगे कोई कोर्ट को जाने की रिक्वायरमेंट थी। एनआईए एक जिम्मेदार अपनी एजेंसी है और जिम्मेदार कोर्ट है उनकी। यहाँ पर उन लोगों ने डिसीजन लिया कि ये जो भी
5 जनों को एक्यूटर दिया गया है कि उनके केस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फर्दर हायर कोर्ट को जाने की कोई रिक्वायरमेंट मौजूद नहीं थी, जिस वजह से होम मिनिस्ट्री और एनआईए ने डिसीजन लिया कि इसके अंदर फर्दर ना ही कोई लीगल एक्शन लिया जाए, ना ही कोई लीगल ओपिनियन लिया जाए, जिसकी सीधी जवाब मसूद साहब को उन लोगों ने दे दिया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत। ना ही किसी किस्म की मीटिंग कॉल की गई है, ना ही किसी किस्म का लीगल ओपिनियन लिया गया, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि एनआईए इसके अंदर खुद जांच करी, उन्होंने खुद डिसीजन लिया कि लोग अक्यूटर हैं। नहीं, जब आप ये कह रहे हैं कि एनआईए ने जांच किया, एनआईए की जांच में फिर ये सबूत, ये दस्तावेजात, ये क्या फिर वक्त गुजारी के लिए रखे गए थे? ये कहां से आ गए थे फिर तमाम सबूत दस्तावेजात जो पेश किए गए अदालत में? फिर उसकी हैसियत क्या है? फिर उनकी खुद क्या अपनी जांच पर सवाल उठा रही है एनआईए? इनके खिलाफ मिलते तो ये लोग एक्यूटर नहीं होते थे जिलानी साहब। अगर इनके खिलाफ कोई अगर ग्राउंड रियलिटी पे कोई प्रूफ मिलते होते, जो भी 5 एक्यूटर को के लोगों ने किया है, तो उनको एक्यूटर नहीं होते थे केस में से, वायरस बरी नहीं हो सकते थे वो लोग। नहीं, एक जगह तो ये भी आया है कि इसमें जो मुलजमीन थे उन्होंने अदालत के सामने अपना बयान कलमबंद करवाया था, बाद में खैर वो मुनहरिफ हो गए बयान पे। अदालत के सामने जब बयान कलमबंद होता है तो क्या उसकी भी अहमियत नहीं है? उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता? जी, उसका उसकी भी अहमियत नहीं है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो जब अगर अदालत में वो लोग अपना बयान कलमबंद किए थे, उसके बाद अगर एनआईए कुछ किए तो मैटर ऑफ कोर्ट है, एनआईए कैन उसका आंसर दे सकती है उसके लिए। तो मसूद साहब वही तो कह रहे हैं कि इतने सब तजादात थे, इतने सब तब्दीलियां हो रही थी, तो इस पर जो है कानूनी राय क्यों नहीं ली गई? मीटिंग क्यों नहीं? सवाल यही तो फिर आके उठ रहा है। कानूनी राय लेने की वहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, मौजूद नहीं था। होम मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह के अंडर एनआईए एजेंसी काम करती है, उन लोगों ने आपस में डिसीजन करा होगा कि भाई इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे इसको जो है जिस तरीके से एनआईए कोर्ट जजमेंट दिया है इनको एक्यूटर का, उसी पे मामले खत्म किया जाए। ठीक है मसूद साहब, उनकी एक्टिविटीज और जो भी मसूद साहब, एनआईए जब भी कोई इस तरह के फैसले आते हैं अदालत से, तो क्या उस पर जो है अपील नहीं की जा सकती? या अपील नहीं की? साबिका अगर हम एनआईए की जांच देखें दीगर केसों में, तो क्या एनआईए जिस तरह के फैसले आते हैं, अगर एनआईए के खिलाफ मामला जाता है और वो देख रही है कि मामला पूरा कानूनी है और इसमें उन्होंने तकरीबन चीजें सही पाई है, और अगर जजमेंट खिलाफ आता है, तो आगे की अदालतों में क्या एनआईए ने साबिक में कुछ केसों में अपील नहीं की? मसूद साहब जी, इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, जी, नंबर 1 ये है कि जिस तरीके से एनआईए, अगर एनआईए के पास प्रूफ नहीं थे, एनआईए अगर प्रूफ नहीं कर सकती थी कि ये लोग अक्यूज जो है उसमें जो ना मुलविस नहीं थे, तो उन्होंने चार्जशीट क्यों फाइल की? पहला सवाल। ठीक, उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चार्जेस फाइल लगाए हैं, उसके बाद चार्जशीट फाइल हुई थी। नंबर 1, सीबीआई ने एक चार्जशीट फाइल की थी, एनआईए ने एक चार्जशीट फाइल की थी, 2 चार्जशीट फाइल हुए हैं इस केस में। नंबर 1। नंबर 2, जैसे फिरासत साहब कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में राजनाथ सिंह साहब ने कोई डिसीजन लिया होगा। अगर कोई डिसीजन लिया होगा तो उसके बारे में इन्होंने मेंशन नहीं किया, इन्होंने कोई मीटिंग कॉल नहीं की। इन्होंने इसमें कहा है कि कोई रिव्यू मीटिंग जजमेंट के बाद से लेके 1 साल करीब होने आ रहा है, कोई मीटिंग इन्होंने कॉल नहीं की। और अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास एक हमने अपील फाइल कर दी है इसके जजमेंट के खिलाफ में, मुतासरीन ने फाइल की है। तो इसके लिए एक जो प्रोसेस होता है, हमने कोर्ट से डॉक्यूमेंट्स निकलवाए सारे, और उसको स्टडी करने के लिए सीनियर लॉयर जो होते हैं हमको उनकी मदद लेनी पड़ी। उनको हमने सारा मवाद दिया, उन्होंने उसको कुछ अरसे तक उसको स्टडी किया, उसके बाद उन्होंने ग्राउंड बताए कि हाँ इस केस में जान है, इन ग्राउंड पर हम जो ना अपील फाइल कर सकते हैं, और हमने अपील फाइल की कोर्ट में जी। तो एनआईए ये नहीं कह सकती कि क्योंकि वो लोग जो ना उसमें उनके पास एविडेंस नहीं थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो फिर इनकी इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठता है। मैं आपने से यही पहले बोल रहा था कि उनका जो कन्विक्शन रेट है 95% जी, शायद बहुत दूसरे केसों में हम उनको मुबारकबाद देते हैं एनआईए को 95% कन्विक्शन रेट के लिए, पर ये जो कमिटमेंट और डेडिकेशन एनआईए का है वो मक्का मस्जिद, मालेगांव समझौता एक्सप्रेस और अजमेर शरीफ ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं झलकता जी। इसके और कुछ पहलू में आपको मैं ले जाना चाहूंगा। बिल्कुल, 2014 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर एनआईए महाराष्ट्र के सोलोनी मैडम थे, जो जिनका स्टेटमेंट था मीडिया में कि उनके ऊपर प्रेशर है कि मालेगांव बम ब्लास्ट के जो केस है उसमें सॉफ्ट जाएं, जिन पे प्रेशर था एनआईए की तरफ से। ये एक मामला था जिसमें हमको सोचने की जरूरत है। दूसरा जो था, अगर हम मक्का मस्जिद मामले की अगर बात करें
तो मक्का मस्जिद के जो केस को देखने वाले पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, जिनका नाम था हरिनाथ रेड्डी जी, उनका अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो उनका जो था, पहले तो उनका क्रिमिनल केसेस से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने खुद एडमिट किया था टीवी इंटरव्यू में। उनका सिविल केसेस में इन्वॉल्वमेंट था, सारी चीजें थी। दूसरा, उनका बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जो ना वाबस्ता थे और एक पॉलिटिकल पार्टी के लीगल सेल के कन्वीनर भी थे। कौन से पार्टी के थे मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा। तो इस तरीके की जो चीजें हुई, इस केस को सिस्टमेटिक तरीके से कमजोर किया गया है। इस तरीके से इस बात को मानने पर हमको मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि जो एविडेंस हमारे पास हैं, जो हालात हैं, अगर जो एक्विटल हुए हैं उन लोगों ने बम ब्लास्ट नहीं किया है, तो फिर बम ब्लास्ट किसने किया है? फिर एनआईए की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? क्या इस बम ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल फिरासत साहब, मसूद साहब के जो सवालात हैं, धमाका हुआ ये सारी दुनिया ने देखा। बीजेपी के तर्जुमान फिरासत अली बाकरी, जिस तरह से मसूद साहब ने तफसीलात बताई, एनआईए दूसरे केसेस में जिस तरह से अपनी कामयाबी के साथ मुजरिमीन को सजा दिला सकती है, तो मक्का मस्जिद मामले में धमाका हुआ ये तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन मुजरिमीन कौन है? सवाल यही है, धमाका किसने किया? क्या फैसले के बाद केस को बंद कर दिया जाए और उस पर खामोश हो जाए, और इस पर जो लोग मुतासरीन हैं उनको इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? फिरासत साहब, ये जो इंसाफ की बात है, जी, मुतासरीन के लिए जो इंसाफ की बात है, और जो एनआईए मामले, एनआईए कोर्ट की जो बात है, जिस तरीके से आपने बताया कि दूसरे मामलात में 92% तक एनआईए ने अपना काम किया है, और मक्का मस्जिद ब्लास्ट वगैरह में 8%। मक्का मस्जिद ब्लास्ट और ऐसे कई ब्लास्ट के ऑल ओवर इंडिया के केसेस इनके पास है, जिसके ऊपर एनआईए बहुत ही सीरियस तरीके से काम कर रही है। और उनका एक मामला क्लियर होने के बाद अगर आपको उस पर डाउट है कि लोगों के पास जजमेंट जिस तरीके से किया गया है उसमें आपको इंसाफ नहीं मिला है, आप तो ऑलरेडी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। देखिए, उसके अंदर हाईकोर्ट के अंदर आप जब गए हैं तो एनआईए भी आपके पास अंदर पार्टी बनेगी, आएगी, उसका जवाब पेश करेगी, जवाब देगी आपको। नहीं, मसूद साहब का सवाल यह है कि जिस तरह के जजमेंट आते हैं, जब इस तरह के जजमेंट आते हैं तो कम से कम एक लीगल एडवाइस ली जाती है, कानूनी मशवरा किया जाता है। खुद एनआईए जो मीटिंग कर सकती है अपनी मिनिस्ट्री में लोगों के साथ बैठकर, कानूनी माहिरीन के साथ बैठकर, कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि फैसला ये लोग बेकसूर हैं जो पकड़े गए थे, ये था, ये नहीं था कि इस फैसले को बंद, इस जजमेंट के आने के बाद इस मामले को बंद कर दिया जाए। ये तो कोई काम नहीं हुआ। मुजरिमीन तो है कहीं ना कहीं, और ये जादू से तो धमाका नहीं हुआ, किसी ने तो किसी इंसान ने तो अंजाम दिया है इस धमाके को। एनआईए ने लॉ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री से आपस में बातचीत करके ये मामले को यहां तक पहुंचाया है। जिस तरीके से जिस स्टेटमेंट इनका जजमेंट आया है, वो जजमेंट आने के बाद इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द एनआईए जजमेंट, तो उसके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप हाईकोर्ट ऑलरेडी जा चुके हैं, हाईकोर्ट जाइए, एनआईए उसके अंदर पार्टी बनेगी और अपना पक्ष रखेगी। ठीक है मसूद साहब, इस आरटीआई के जरिए इस केस को कितनी मजबूती मिलेगी? जिन लोगों ने इस मामले में इस केस को आगे बढ़ाया है, इस मामले में आगे जो है चैलेंज किया है इस फैसले को, जो फैसला आया था मक्का मस्जिद बम धमाके का, इस आरटीआई से शायद हमको कोर्ट में ज्यादा मदद ना मिले जी, पर इस आरटीआई के जरिए हम लोगों ने एनआईए का जो दोगला रवैया है उसको एक्सपोज करने की कोशिश की है अवाम के सामने, क्योंकि कोर्ट का जो मामला है उसके जो ग्राउंड्स हैं वो सारे अलग हैं, उस पर काम चल रहा है। एक चीज जो है फरासत साहब की जो बात है कि अगर हम कोर्ट को गए हैं तो एनआईए वहां पे आके पार्टी बनेगी, मैं माफी चाहता हूं फरासत साहब, एनआईए के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने हमारी अपील को डिसमिस करने की बात की कोर्ट में। जब हमने अपील फाइल की और जब एडमिशन की स्टेज पे आई थी तो उन्होंने डिसमिस करने की बात की, और उनका आर्ग्यूमेंट था कि एनआईए एक्ट में सेक्शन 21(5) में 90 डेज का लिमिटेशन है, उसके आगे आप अपील फाइल नहीं कर सकते, और वो 90 डेज आपके खत्म हो चुके हैं, लिहाजा आपकी अपील मेंटेनेबल नहीं है, इसको खारिज किया जाए। आप अपील, एनआईए अपील फाइल नहीं करती, और अगर मुतासरीन अपील फाइल करते हैं तो वहां आके डिसमिस करती है, यानी आप अपने केस की पैरवी नहीं करके आप उन लोगों की पैरवी कर रहे हैं जो एक्विटेड हुए हैं। एनआईए का ये इस मामले में दोगला रवैया है, इसको मानने की जरूरत है। नहीं, लेकिन एनआईए ने यहां पर एक कानूनी पहलू के जरिए रोका है,
तो इसमें आप एनआईए को कसूरवार खड़ा कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने की है। एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है इस मामले में। अगर इनकी इन्वेस्टिगेशन कमजोर होती है और इनको एविडेंस नहीं मिलते तो ये लोग चार्जशीट फाइल नहीं करते थे। ये लोग तभी केस को क्लोज कर सकते नहीं, एनआईए ने ये कहा कि आपने 90 डेज ले लिए, 90 डेज से पहले अगर आप जाते तो एनआईए को ये मौका नहीं मिलता, मेरा कहने का मतलब। जी जी, उसमें भी बहुत से पेचीदगियां हुए हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसके भी डिटेल्स में जाऊंगा बहुत इख्तिसार से। जैसे मैंने आपको बताया था कि 16 अप्रैल को जो ना जजमेंट आता है एनआईए स्पेशल कोर्ट का, और 30 मई को एनआईए के कुछ ऑफिशियल्स डिक्लेयर करते हैं कि हम अपील फाइल करने वाले नहीं है। तो जो एनआईए एक्ट में जो अपील फाइल करने के जो 2 प्रोविजन है, पहला प्रोविजन 30 दिन का है, 30 दिन में फाइल करनी है। अगर आप 30 दिन में फाइल करने में फेल होते हैं किसी वजूहात की वजह से तो 90 दिन का टाइम होता है। तो एनआईए, जब हम डिपेंड थे कि एनआईए शायद अपील फाइल करेगी, एनआईए ने 45 डेज उसमें जाया कर दिए। पहला जो स्लॉट था उसको जाया कर दिया। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि हम अपील फाइल करने वाले नहीं है। यानी पहली देर तो खुद एनआईए ने की। फिरासत साहब, यहां पर कई झोल है एनआईए की तहकीकात को लेकर, जिस तरह से फैसला आया, इंसाफ के लिए क्या कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से ताकि सबका साथ सबका विकास वाला मामला साबित हो जाए? बहुत अख्तिसार से फिरासत साहब। सबका साथ सबका विकास वाला मामला बिल्कुल बराबर है और उसके अंदर दूसरी कोई राय नहीं है। उसके अंदर एक बात और मैं आपके साथ इजाफा करूंगा, साफ नीयत सही विकास के साथ एनआईए ने काम किया है, जिस तरीके से जजमेंट दिया है। लेकिन किसी को मुजरिम नहीं ठहराया, लोग मुतासिर जरूर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस आरटीआई के जरिए कुछ मदद मिल जाए और जो झोल मसूद साहब ने बताया है, मुतासरीन ने जो मुकदमा आगे दायर किया है उन्हें कामयाबी मिले और मुजरिमीन को सजा मिले। आप दोनों मेहमानों का इस पूरे मामले पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, आज की इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।